कप्तान सरफराज अहमद ने मैच हारने के बाद जोहानिसबर्ग में गुफ्तगू की। आपने मुलाहिजा की शोएब मोहम्मद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके गुलस्ताने जौहर में मनी चेंजर्स में डकैती हुई है, जबकि 3 डाकू मुल्की और गैर मुल्की 30 लाख की करेंसी लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से इस बारे में जानते हैं। जिले हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है पुलिस का? जौहर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज सुबह जो एक डकैती की वारदात हुई। आज सुबह के वक्त जब 2 मुल्जिमान जो है वो मनी चेंजर, जो कि रावी मनी चेंजर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मनी चेंजर है, जहाँ पे 2 मुल्जिमान जो है वो दाखिल हुए हैं और गार्ड का वेपन भी अपने हमरा ले गए। और इब्तदाई तौर पे जो बताया जा रहा है वो 30 लाख से जायद की रकम बताई जा रही है, जो कि यहाँ से लूट के फरार हो गए। पुलिस ने जो है यहाँ से CCTV कैमरे की फुटेज हासिल कर ली है। ताम अभी कहना कुछ कबल वक्त है, ताम 2 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि यहाँ पे तैनात थे सुबह के वक्त, जिनसे वेपन छीना गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड को शारा फैसल थाने पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिले हैदर, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि एवन फील्ड्स रेफरेंस में नवाज शरीफ मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने जमानत का गलत से इस्तेमाल नहीं किया। नैब कानून में जमानत के असूल मुतारिफ कराने की जरूरत है ताकि हमें आईनी मामलात में मुदाखलत ना करना पड़े। दौरान समाज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने गॉडफादर के बाद एक और नॉवल का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, आपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस तो पढ़ा ही होगा, चले रहने दें। अब शेक्सपियर का तस्करा करूंगा तो नया इल्जाम लग जाएगा। जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे लग पड़े। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं अहम मामले के हवाले से। एवन फील्ड्स रेफरेंस में नवाज शरीफ मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नैब कानून में जमानत के असूल मुतारिफ कराने की जरूरत है ताकि हमें आईनी मामलात में मुदाखलत ना करना पड़े। दौरान समाज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने गॉडफादर के बाद एक और नॉवल का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, आपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस तो पढ़ा ही होगा। मजीद इस समात की कार्रवाई का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समात हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समात की और आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब अपील को खारिज कर दिया है। अपील का समात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि जी आप बताएं, आप क्या ठोस शवाहिद पेश करना चाहेंगे, किन बुनियादों पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको मुअत्तल करें। जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि हार्डशिप के मामलात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार था कि वो ज़मानत दे सकती थी, ताहम ये हार्डशिप का मसला नहीं था। नवाज शरीफ के मामले में नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दिया, इसलिए उनकी जो सज़ा है, उनका जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो मुअत्तल किया जाए। जबकि ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार था कि वो इस तरह के मामलात में ज़मानत दे सकती है। जिस दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नैब अपील खारिज कर दी। उस समात के दौरान जैसे आसिफ सईद खोसा ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी से मुखातिब होकर कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ की जो सज़ा है उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। हालांकि नवाज शरीफ अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं, वो बाकायदगी से अदालत में पेश हो रहे हैं और एक केस में उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, ताहम बदकिस्मती से एक और केस में वो जेल चले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कॉलम का भी उन्होंने एक जिक्र किया, गॉडफादर के अलावा एक और जो नावल है, नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपने मर्चेंट ऑफ वीनस को पढ़ा है। जिसके बाद उन्होंने खुद ही ख्वाजा आसिफ ने इस पर बोला कि मैं मज़ीद शेक्सपियर का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो फिर अखबारात में ख़बर छप जाती है, मैं इस नावल के बारे में आपसे मज़ीद नहीं पूछना चाहूँगा। ताहम नैब के जो कवानीन है उस हवाले से भी जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि
वाइट कॉलर क्राइम जो है उनको नैब अच्छी तरह हैंडल नहीं कर रहा। हालांकि चाइना में वाइट कॉलर क्राइम में फांसी की सज़ा दी जाती है, ताहम नैब कवानीन जो है वो वाज़े नहीं है। और उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि ज़मानत के हवाले से नैब के जो असूल हैं उनमें उनको मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालत चाहती है कि वो आइनी मामलात में मुदाखलत ना करे। तो नैब की दलाइल सुनने के बाद और ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील थे, दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नैब की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नैब की अपील को खारिज कर दिया। बहुत शुक्रिया अमान गश्कोरी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि विफाक की वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। इस फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। बड़ा फैसला आज सामने आया, जिसके बाद रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 24 न्यूज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बैरून ममालिक में पाकिस्तानियों के असासों से मुतालिक केस में FBI से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग पेश नहीं हो रहे उनकी जायदादें जब्त कर लें। इस रिपोर्ट में जानिए। बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों के असासों से मुतल्लिक केस में अब तक कितनी रिकवरी हुई? अदालती इस्तफसार पर FBI ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 895 अफराद की 1365 जायदादें दुबई में हैं। अब तक 270 मिलियन से जायद की रिकवरी हो चुकी। सिर्फ 27 लोगों ने अदायगियां की। 116 अफराद ने 38 अरब की जायदादें एमेंस्टी स्कीम में जाहिर की। मेंबर ऑडिट ने बताया कि जिस तरह अलीमा खान ने जायदाद जाहिर की है, इस तरह के और भी केसेस सामने आए हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने FBI की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रिकवरियों की रफ्तार बहुत कम है। अदालत नोटिस ना लेती तो FBI आज भी बैठा होता। जो लोग पेश नहीं हो रहे उनकी जायदादें जब्त कर लें, जुर्माना अदा करें, ताकि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से दुबई फ्लैट छुपाने का केस। FBI की तरफ से अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख जुर्माना किया गया। अलीमा खान ने कुल रकम का 25% यानी 73 लाख रुपए जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान बाकी रकम की अदायगी के लिए 1 साल की इकसात कराना चाहती हैं। अलीमा खान ने दुबई में 28,78,000 दिरहम का ये फ्लैट खरीदा था। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से दुबई फ्लैट छुपाने का केस। FBI की तरफ से अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख जुर्माना किया गया। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से खामोशी तोड़ दी। अलीमा खान का कहना है कि मेरे शोहर 20 साल से टेक्सटाइल बिजनेस से मुंसलिक हैं, सिलाई मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं, मेरी तमाम जायदाद डिक्लेयर है, कोई जायदाद नहीं छुपाई, मेरे खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जा रही है। शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें गलत हैं। मीडिया का एक मखसूस हिस्सा असासे गैर कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहा है। आप वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया है। और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो ये जायदाद जो आपने बनाई है, क्या मशीनों पे काम करके बनाई है? मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप ज़रा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अच्छा मैम, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जायदाद इतनी सारी, आपने सारी डिक्लेयर की हुई है अपनी सारी जायदाद? सब डिक्लेयर है। ये जो नई जायदाद अमेरिका की सामने आई है, ये आपने नई जायदाद नहीं है, किसने कहा? और वक्त बराह रास्त चलेंगे कराची, जहां सिंध असेंबली के बाहर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। अरकान जो है वो GDA वालों की तरफ से दावा किया गया है भुटकी में कि उनसे पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं।
मिशन सिंध पार्ट 2 जो है वो शुरू होने वाला है। फवाद चौधरी भी आ रहे हैं, इमरान खान भी आ रहे हैं, आपकी हुकूमत तो जा रही है। हलीम आदिल ने तो 25 से 28 की दावा अभी थोड़ी देर पहले की। अच्छा, ये मिशन सिंध जो है मैं समझता हूँ पिछले 6 साल से चल रहा है और 25 जुलाई को बड़ी कोशिश की इन लोगों ने सिंध को फतह करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम ने इनके मजमूम इरादों में इनको कामयाब नहीं किया और इनको एक बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो जीडीए की आपने बात की कि जीडीए वाले अब ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने में पीटीआई का साथ दे सकते हैं, इसी जीडीए की लीडरशिप ने गालिबन कोई 2 हफ्ते पहले इस बात का ऐलान किया था कि हम ऐसी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या यू टर्न के इत्तेहादी यानी कि जीडीए ने भी यू टर्न ले लिया? ये भी एक यू टर्न है जो सियासी तौर पर उन्होंने लिया। मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारे एमपीएस उनके राब्ते में हैं, मैं मान सकता हूँ कि हमारे एमपीएस सबके राब्ते में रहते हैं, सिंध की आवाम से राब्ते में हम लोग, क्योंकि सिंध की बेहतरी हम चाहते हैं, लेकिन हम लोग कोई गैर आइनी काम, गैर कानूनी काम में बिलीव नहीं करते। उनके जो लोग, मैंने पहले भी कहा है, उनके जो लोग हमसे राब्ते में हैं, हम उनको बार बार ये कहते हैं हम आवाम के मैंडेट पर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। जो आवाम का मैंडेट है, जिस पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन जीत के आए उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकली तो हमारे बंदे नहीं तोड़ सकते। ये जो ख्याली पुलाव बार बार बनाने ना, ये करना छोड़ दें, फोकस करें अपनी वफाकी हुकूमत पर, फोकस करें अपनी पंजाब हुकूमत पर जो कि मखलूत हुकूमत है और इनके इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं। अच्छा मीर साहब, अभी एक फ़ोटो आई है ग्वादर की जहाँ पर जो है वो अरब सगोरा जो है वो सदारत कर रहा है और हमारे जो वजीर हैं वो उसके सामने ऐसे बैठे हुए हैं जैसे नौकर बैठे हुए हैं। तो ग्वादर का क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान ये है कि सॉवरेनिटी जो है वो इस मुल्क की है, इस रियासत की है। आईने पाकिस्तान यही कहता है। जिन लोगों को आज इस वफाक की जिम्मेदारी है उनको पाकिस्तान की रियासत का ख्याल करना चाहिए, उनको इन चीज़ों को चेयर करना चाहिए। अगर कोई फ़ॉरेन डिग्निटरी इस मुल्क में आता है, उसका इज़्ज़त, उसकी एहतराम, उसका तक़द्दुस हम सब पर लाजिम है, लेकिन बराबरी की सतह पर। अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह मातहत होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मदीने की रियासत टू दिस एक्सटेंट तो है कि हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम तहरीक इंसाफ जैसे नहीं हैं कि लोगों को रोज़गार नहीं दें। तो कल की जो काविश थी सिविल अस्पताल के अंदर, वो लोगों को रोज़गार देने की थी। अब 300 आसामियों के लिए अगर 1000, 1200, 1500 लोग आ जाते हैं और वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो होता है। लेकिन मैं कंडेम करूँगा कि जहाँ कहीं भी पुलिस ने पुरअमन लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, ये गलत है, ये रवेश नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि आजकल के हालात में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है कि जो बार बार कोशिश कर रही है कि सिंध में बसने वाले लोगों को रोज़गार मिले, उनकी मौशी हालत बेहतर हो। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी लियारी को अपना किला समझती रही, पता नहीं आप समझती है नहीं समझती, लेकिन वो डूब गया है सीवरेज के पानी से। ना वहाँ पानी पीने के लिए है, ना सीवरेज के मसाले हल होते हैं, ना वहाँ कॉलेजेस जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, नुसरत भुट्टो के नाम से 2 कॉलेज तामीर किए गए, ना वहाँ टीचर्स हैं, ना फर्नीचर है, कुछ भी नहीं है। लियारी को फरामोश कर चुके हैं आप? नहीं जी, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर का ताज है और आपने देखा कि जो 25 जुलाई का इलेक्शन था वो जाली मैंडेट था, जिसको लियारी की आवाम ने, जो अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए थे बल्दियाती इंतखाबात के, उसमें तहरीक इंसाफ तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आई। वहाँ मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हुआ और हमें इलेक्ट किया। जो मसाइल हैं लियारी के वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, उन मसाइल को हम एड्रेस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हम इस बात को आपको बावर कराते हैं कि माजी में भी उन मसाइल को हम ही ने हल किया है और इंशाल्लाह आज भी हम ही हल करके देंगे। तहरीक इंसाफ उनको कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगी। आपके पास है हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी वो कहाँ पर पहुँची है? क्या वो उस इंक्वायरी से घबरा कर ये आपके ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसका सबब यही है? क्या मसला है? प्यार ज्यादा है। मुशीर होने पर फख्र है, मुर्तज़ा वहाब को सिलेक्टेड वजीर होने पर फख्र हासिल है। हलीम आदिल शेख साहब मेरे मोहतरम हैं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन हैं,
मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें उनकी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। मेरी ट्रेनिंग इस बात की मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं पर्सनल अटैक करूं, लेकिन मैं ये गुजारिश आपके सामने करना चाहूँगा कि मैं उन मुशीरों से या उन वज़ीरों में से नहीं है जो कि वफाक में बैठे हैं, जो कि अपने मातहत इदारों को ख़ुद चलाते हैं। मेरे इदारे खुद मुख्तार तरीके से काम कर रहे हैं, आईन और कानून की रोशनी में काम करें। मेरी तरफ से कोई मुदाखलत या इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी वो काम करेंगे वो आईन और कानून की रोशनी में करेंगे, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये करके मैं फवाद चौधरी साहब कल आ रहे हैं और अगेन उनका यही कहना है कि सिंध में जो है तो सिंध को फतह करने, सिंध के सियासी किले को फतह करने आ रहे हैं। फवाद चौधरी की इस मूव पर आपका क्या रहा है? मैं उनको खुशामदेद कहूँगा और मैं कहूँगा जब वो सिंध आ रहे हैं तो सिंध की आवाम को अच्छी खबर दें कि जो 90 अरब रुपए वफाक ने आज तक सिंध हुकूमत को नहीं दिए वो पैसे में ट्रांसफ़र कर दें। वो जो ऐलान वफाकी वज़ीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस किया था कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है, उसके ऊपर आज कमिट करके चले जाएं कि सिंध को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। वो आइनी प्रोविज़न जो इस बात को यकीन दहानी करती है कि जिस सूबे के अंदर गैस पैदा होगी उसी सूबे के शहरियों को गैस के ऊपर पहला हक होगा। अगर इन तमाम अच्छे नेक कामों के लिए वफाकी वज़ीर आएंगे तो मैं उनको खुशामदेद कहूँगा, मैं ख़ुद उनको रिसीव करूँगा। लेकिन अगर वो सिंध के मैंडेट को चोरी करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे उस पर एतराज़ात हैं। मैं समझता हूँ किसी भी वफाकी वज़ीर को इस तरह का काम ज़ेब नहीं देता। उनका फोकस होना चाहिए वफाकी हुकूमत की काविशों पे, परफॉर्मेंस पे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 माह में वफाकी हुकूमत ने एक भी रिलीफ का काम पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं किया, हर चीज़ पे यू टर्न लिया। सोशल मीडिया पे वीडियो आई उसमें बिलावल भुट्टो ने हाँ बिल्कुल नोटिस लिया, उस पर आप क्या गया? दूसरा अली मादल शेख कहते हैं उन्होंने एक सीडीआर निकलवाया जिसमें आपने पीआरओ जो है उनके खिलाफ एहतजाज करवा रहे। अच्छा, अब आइन की सरबुलंदी कानून के बारे में बात करने वाले भी गैर कानूनी चीज़ की बात करें, उसके बारे में मैं क्या गुजारिश करूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान को अपने एम्बिट में रहना चाहिए और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता उनके ख़िलाफ़ जो कि मेरी ट्रेनिंग उस बात की इजाज़त नहीं देगी। जो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी वगैरह है उसमें ना मेरा इंटरेस्ट है ना मेरा इंटरेस्ट होगा। लेकिन मैं इस बात को अश्योर कराता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी हम प्रेशराइज़ नहीं होंगे। एक और बात जो लाड़काना की बात की, अभी भी बिलावल साहब ने जो कोटरी में फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है वो इस बात की अक्कासी करता है कि सिंध हुकूमत अपने महदूद वसाइल में भी डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है और गरीब आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ इसी बात को आपको हाईलाइट करना चाहिए कि तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अगर डेवलपमेंट कहीं हो रही है तो सूबा सिंध में हो रही है। मेरे ख्याल में अभी तक किसी भी वफाकी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने नहीं किया। पीपी चेयरमैन ने इस्लामाबाद में एहतजाज की बात की है, तो इस्लामाबाद में सिंध के मसाइल दूसरे सूबों के साथ मिलकर कब आप एहतजाज कर रहे हैं? देखिए पार्टीज के साथ मिलकर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मेंबर कौमी असम्बली हैं। उनका बुनियादी काम है कि पार्लियामान में रहते हुए वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नुमाइंदगी करे, उन लोगों की नुमाइंदगी करे जिन्होंने उनको वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है और हमेशा वफाकी इशूज़ को उजागर करती है। तो मैं समझता हूँ इस असना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करेंगे और जो इशूज़ इस नाकाम हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत किए उनको एक्सपोज करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आज भी पीटीआई अरकान जो है वो एड्स के हवाले से करारदाद जमा कराने की उनकी ख्वाहिश है। उससे पहले भी उन्होंने सेहत के हवाले से करारदाद लाना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी ने जो है वो उनकी मुखालफत कर दी, उनकी नहीं जमा हो सकी। तो क्या पीपल्स पार्टी सेहत जैसे हिस्सास मामले पर क्यों ऐसा करेगी? मेरे ख्याल के तन पे ये कपड़े आए तो आए कैसे, ये अपार्टमेंट्स किस पैसे के हैं, वजाहत करें। अगर वो डिक्लेरेटरी रजीम में किसी और के लिए मुसीबत थे तो आपके लिए वो आसाइश कैसे हो सकते हैं, आपको बताना चाहिए। और इन सब चीजों का जो आपको मैं मैं हल दे रहा हूं कि पहले अपने इन बेलगाम वुज़रा को रोकें कि ये लोगों की इज्जतें उछालने आपके सामने खुश होते होंगे या आपके टाइगर्स बनते होंगे, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू पे बैक। ये आपको दिस टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन विल कम फ्लोइंग बैक टू यू। मलिक अहमद खान इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाबी गुफ्तगू कर रहे थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि JIT सिंध हुकूमत पर हमला करने की कोशिश की गई, हुक्मरान झूठ बोलकर मुल्क में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। सुना है अलीमा खान ने कुछ जायदादें फरोख्त कर दी, वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
तो ये समझते हैं कि हुकूमत ने जिस तेज़ी से ECL में नाम डाले, उसके बाद जिस तेज़ी से सिंध हुकूमत के ख़ात्मे की कोशिशें और बातें की गई, और जिस तरह आप ख़ुद बता रहे हैं कि अब फिर ये बात शुरू हो गई है कि जी 13 लोग उनके पास हैं, तो बात ये है कि JIT जो है वो सिर्फ बहाना है, सिंध हुकूमत असल निशाना है। ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इनको सिंध के लोगों ने एक मरतबा नहीं बार बार मुस्तरद किया है। अगर ये फिर चोर दरवाजे से हुकूमत सिंध के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं, ये कोशिश करके देख लें, इंशाल्लाह ताला हम इन्हें नाकाम। कि अलीमा खान साहिबा ने प्रॉपर्टीज़ बनाई, मुमकिन है कि उन्होंने जायज़ आमदनी से बनाई हो, लेकिन अगर आमदनी जायज़ है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान में जो उनके एसेट्स की डिक्लेरेशन थी, उसके अंदर क्यों उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? अब ये सिलाई मशीन वाली कहानी जो है ना, वो बिकने वाली नहीं है। सवाल पता नहीं उसे क्या किया, जो मैंने थोड़ा सा देखा है, वो कहती है पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट हो रही है वो मेरी सिलाई मशीन की वजह से हो रही है। पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में तेल और गैस की तलाश के काम का आगाज हो गया है। एक्सॉन मोबिल के मदर एक्स शिप ने गुज़िश्ता रात से तेल और गैस के लिए समंदर में ड्रिलिंग शुरू कर दी है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले मदरशिप जो है वो कराची में लंगर अंदाज हुआ था एक्सॉन मोबिल का, जिसका काम ये था कि कराची के जो समंदरी हुदूद है उनके अंदर रहते हुए तेल और गैस की जो तलाश है उसको करना था। गुज़िश्ता रात बाकायदा तौर पे मदरशिप ने जो है वो ड्रिलिंग का आगाज़ कर दिया रात 9 बजे, जिसके बाद अब सुबह जो है 12 घंटे काम मुकम्मल करने के बाद अब उसकी रिपोर्ट जो है वो आगे कंपनी को अरसाल कर दी गई है, जिसमें गुज़िश्ता 12 घंटे में जो कुछ भी ड्रिलिंग के नताइज हासिल किए गए उसके हवाले से एक रिपोर्ट अरसाल की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस मदरशिप के साथ, तो 3 वेसल सप्लाई वेसल्स भी हैं जो मौजूद है, जिनका काम ये रहेगा कि ड्रिलिंग के नतीजे में जो रेत जो है समंदर से निकाली जाएगी उसको वापस समंदर बोस किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस जहाज़ का जो लंगर अंदाज हुआ है कराची के साइड से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है, और इससे उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो तेल और गैस के ज़खायर से जो है वो मालामाल हो सकेगा। जी शुक्रिया हबीब, आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि नकल करने के जदीद तरीके भी सामने आ गए हैं। सहवन शरीफ में जामशोरो यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम केमिस्ट्री पेपर में मोबाइल फोन से नकल की जाने लगी है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया है इस हवाले से। इस ग्रुप में सवाल भेजें और जवाब हासिल करें। सहवन के एक इम्तहानी मरकज के आप ये मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्तहानात में नकल की जा रही है। सहवन में जामशोरो यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम केमिस्ट्री के पेपर में मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में नकल की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ओकाड़ा में नहर से नौमौलूद की लाश मिली है। नौजवान मछलियां पकड़ने गए तो पानी में लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको ओकाड़ा से, जहां पर नहर से नौमौलूद की लाश मिली है। नौजवान मछलियां पकड़ने गए तो पानी में लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब आपको बताएं कि तब्दीली सरकार की किफायतशारी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खजाने पर बोझ बन गया। VIP फ्लाइट्स के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए इजाफी फंड्स मांग लिए गए। फंड्स के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए काबीना इजलास में समरी भी भिजवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तब्दीली के दावे सिर्फ दावे ही हुए। तब्दीली सरकार की किफायतशारी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खजाने पर बोझ बन गया। VIP फ्लाइट्स के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए इजाफी फंड मांग लिया गया। आपको बताएं, सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवलदार मोहम्मद मुमताज शहीद की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद मुमताज पेशावर में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए। मजीद बता रहे हैं सैयद जवार हुसैन कासमी। जी सैयद जवार। बिल्कुल, पाक आर्मी के जवान जब पाक आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि या तो अपनी जान वतन पे निछावर कर दें और या अपनी खिदमात के सिले में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो आती दुनिया तक अपना नाम बनाएं। और ऐसे ही हम यहाँ मौजूद हैं पाक आर्मी के हवलदार मोहम्मद मुमताज, जो कि आज से 6 साल कबल पेशावर में दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उनके 5 बच्चे और बेवा यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ उनकी अहलियत से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
फखर है सर मेरा मियाँ शहीद हो गया है ते वतन के लिए जान कुर्बान की थी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਫਖਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ मैं शहीद हो जाना मैं बड़ा फखर है दुआ मेरे कान की करो। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ शहीद हवलदार मोहम्मद मुमताज़ की अहलिया मेरे साथ मौजूद थी। उनका कहना यही है कि वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि मैं शहीद होना चाहता हूँ और आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और पेशावर में दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और ऐसे अपनी जान वतन के लिए निछावर कर दी। जी सैयद जवार, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एबटाबाद में शोहर के हाथों जिंदा जलाई जाने वाली हीरा की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम कर लिया गया है जबकि नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि इंसानियत सोच वाक़या एबटाबाद में कुछ दिन पहले पेश आया था, जहां शौहर के हाथों जिंदा जलाई जाने वाली हीरा की कब्र कुशाई के अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक तकरीब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। I've always been thinking that the posterity of a country, the development of a nation, the progress of a society is all dependent upon the rule of law. There is no possibility, and I don't see another option, anything other than the rule of law, which can ensure the progress and development, peace and prosperity in a society. Leaving apart the civil system of justice, the most important and the foundational system which can prove to provide the peace and tranquility to the society undoubtedly is the criminal justice system of any country. In May, perhaps, we had a conference in which one of the topics was about the police reforms, but we could not immediately do much about it until one day there was a case in the Supreme Court with respect to Mr. A.D. Khaja, the IG of Police, Karachi. I was heading the bench and hearing the matter when Mr. Shoaib Sadal stood up. He wanted to become a party to those proceedings. I said, what is your locus standi, what is your interest in the matter? He immediately and promptly responded, sir, it is not a matter of an individual. It's not pertaining to Mr. A.D. Khaja alone. This is unfortunately about the whole system. I would like to assist this court that there is much to be needed, much to be done in the dispensation of criminal system of justice. That is the day when I thought, that is the day when the seed of how to revamp the criminal law, criminal justice system, and the system pertaining to our police reforms was sown and came to my mind. The second occasion was when Mr. Shoaib Sadal was accompanied by Shaukat Parvez Sahab also, Shaukat Javed Sahab also. So this is how we started on thinking, and ultimately we were able to collect a team of experts, real learned, knowledgeable people, with dedication, passion, with honesty of purpose. Those who got together
and we all decided that we must pay back our posterity what is the requirement, what is the need of the day. And that is how this committee to reform the police law was formulated. It was joined by the existing IGs of the time, and most of them I see today. We had lengthy meetings, long sessions. I believe sometime we would leave even late nights also. But let me share with you, gentlemen, ladies and gentlemen, that all these, I would say, great people, they have been coming at their own expense, staying at their own expense, working day and night to revamp the system, revamp the law, revamp the reform in Pakistan. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार इस्लामाबाद में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी की इफ्तारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज HD।